चलो वो तो कैसे हो आप लोग। पिछले लेक्चर में हम ग्रुप 17 एलिमेंट्स की बात कर रहे थे, जिसके अंदर हमने जनरल प्रॉपर्टीज़, जनरल ट्रेंड, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टी ये सब देख लिया था। आज हम बात करने वाले हैं तुम्हारे कुछ ग्रुप 17 एलिमेंट्स के कुछ कंपाउंड्स की, जिसके अंदर हम क्लोरीन देखने वाले हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं क्लोरीन। क्लोरीन एक ग्रीनिश कलर की गैस होती है विद पंजेंट एंड सफोकेटिंग ऑडर। ठीक है, एक ग्रीन कलर की गैस होती है जिसकी बहुत तीखी सी स्मेल होती है। ठीक है, और ये सॉल्यूबल होती है पानी के अंदर, पानी के अंदर बहुत ज़्यादा सॉल्यूबल होती है। ठीक है, अब देखो इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं। बस क्या करो, हाइड्रोजन क्लोराइड लो, HCl लो, और उसका ऑक्सीडेशन कर दो कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेके। हमें क्या मिल जाएगा, क्लोरीन गैस हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो देखो हमने क्या करा, मैग्नीज ऑक्साइड को लिया, HCl के साथ ऑक्सीडेशन कराया, हमें क्या मिल गया, MnCl2 प्लस में Cl2 प्लस में पानी। ठीक है, तो क्या हुआ, सिंपली जो क्लोरीन इधर -1 में थी इधर 0 में चली गई, यानी कि HCl का ऑक्सीडेशन हो गया टोटली, है ना। और ना तुम अगर तुम चाहो तो तुम HCl की जगह NaCl और H2SO4 भी यूज़ कर सकते हो, तब भी हमें क्लोरीन गैस मिल जाएगी। यानी कि MnO2 लो, साथ में NaCl और H2SO4 लो, हमें तब भी हमें क्लोरीन गैस मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, और दूसरा हम कैसे बना सकते हैं, बाय एक्शन ऑफ HCl ऑन KMnO4। KMnO4 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिएक्शन कराओ, ऑक्सीडेशन होगा HCl का, हमें क्या मिल जाएगी, क्लोरीन गैस मिल जाएगी, MnCl2 मिल जाएगा, KCl प्लस में H2 मिल जाएगा। हमें सेम प्रोडक्ट मिल रहे हैं, बट ये वाली रिएक्शन के अंदर KCl और मिल रहा है एक्स्ट्रा। ठीक है, तो बच्चों ठीक है, क्योंकि इसके अंदर पोटेशियम एक्स्ट्रा है तो इसलिए हमें KCl एक्स्ट्रा मिल रहा है। ठीक है, इस तरह से तुम इस रिएक्शन को याद कर सकते हो। अब देखो इंडस्ट्रीज़ में क्लोरीन जो बहुत बड़े लेवल पे, बहुत हाई अमाउंट में किस तरह से बनाई जाती है बच्चों, तो वो देख लो। तुम्हें याद हो तो हमने इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl पढ़ा था, जिसके अंदर एनोड पॉजिटिव पे हमें क्या मिल रहा था, क्लोरीन गैस, और हमें कैथोड नेगेटिव पे हमें क्या मिल रहा था, सोडियम। ठीक है, तो हमने इलेक्ट्रोलिसिस से हमने क्लोरीन और सोडियम को प्रोड्यूस करा था। तो एक तो इलेक्ट्रोलिसिस से हम ले सकते हैं, बना सकते हैं क्लोरीन गैस को, और साथ ही साथ एक डेकोन प्रोसेस से बना सकते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड लेते हैं, ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं, और कॉपर क्लोराइड की प्रेजेंस में, जो कि एक कैटलिस्ट है, हमें क्या क्लोरीन गैस और पानी मिल जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन और चापा से मिल जाते हैं, पानी निकाल देते हैं और क्लोरीन गैस हमें मिल जाती है। इसके अंदर भी ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरीन हो जाता है। इधर क्लोरीन -1 में था, इधर 0 में पहुंच गया, तो ऑक्सीडेशन हो गया ना। अब कुछ बेसिक सी रिएक्शन देख लो कि क्लोरीन किस तरह से बाकी केमिकल से रिएक्ट करती है। ठीक है, क्लोरीन को तुम किसी भी मेटल से मिलाओगे, एक्टिव मेटल से, हमें क्या उसकी क्लोराइड मिल जाएगी। जैसे Al को Cl से मिलाया, क्या मिल गया, AlCl3। सोडियम को क्लोरीन से मिलाया, क्या मिल गया, NaCl। P4 को फॉस्फोरस को Cl से मिलाया, क्या मिल गया, PCl3। एसिड को क्लोरीन से मिलाया, क्या मिल गया, H2Cl2। अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि सर इधर तो NaCl बना, बट इधर AlCl3 क्यों ना। बस वैलेंसी चेक करो, वैलेंसी चेक करके क्रिस क्रॉस रूल का यूज़ करके तुम्हारा सिंपली कंपाउंड बन जाएगा। कि जो तुम्हारी क्लोरीन गैस होती है ना, इसको हाइड्रोजन से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। इसे कहीं भी हाइड्रोजन मिलती है ना तो तुरंत खींच लेती है, तुरंत उससे हाइड्रोजन ले लेती है। ठीक है, तो देखो जैसे हमने क्लोरीन को H2S से रिएक्ट कराया, इसने हाइड्रोजन को खींच लिया, HCl और सल्फर फॉर्म कर लिया। ठीक है, हमने इसको C10H6 डेकेन से जैसे हमने इसे मिलाया, सारे कार्बन को अलग कर दिया। ठीक है, और हाइड्रोजन को अपने पास ले लिया, इतना ज़्यादा हाइड्रोजन से प्यार करती है। ठीक है, तो देखो इसकी बाकी रिएक्शन कैसे हो सकती हैं। हमने ऐसे ही अमोनिया को क्लोरीन के साथ मिलाया, हमें क्या मिल जाता है, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड प्लस में नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। ये तो जब बात है जब हमने अमोनिया एक्सेस में लिया। अगर हम इसकी जगह अमोनिया की जगह हम क्लोरीन एक्सेस में ले लें बच्चों, तो हमें क्या मिल जाता है, NCl3 प्लस में HCl नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड प्लस में हाइड्रोजन क्लोराइड। NCl3 काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोजिव नेचर का होता है। ठीक है, एक्सप्लोजन कर देता है। एक अगली इंपॉर्टेंट रिएक्शन देख लो, अगर क्लोरीन को हम बेस के साथ मिलाएं NaOH के साथ, अगर वो ठंडा लें और डाइल्यूट लें, NaOH को अगर हम ठंडा लें और डाइल्यूट लें, तो हमें क्या मिलता है, NaCl मिलता है, NaOCl मिलता है, प्लस में H2O मिलता है ना, कि सोडियम क्लोराइड मिल जाता है, सोडियम हाइपोक्लोराइड प्लस में पानी, कुछ इस तरह का हमारा मिलता है। बट हम NaOH को जैसे ही हम हॉट और कंसनट्रेटेड लेते हैं क्लोरीन के साथ, हमें NaCl मिलता है, NaClO3 मिलता है, प्लस में H2O मिलता है। ठीक है, इसके अंदर जो हमारा क्लोरीन का दूसरा कंपाउंड होता है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलता है। NaClO3 की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होती है। ठीक है, तो अगर हम हॉट लें, कंसनट्रेटेड लें, तो हमें जो एक तो NaCl ही मिलता है, और दूसरा जो कंपाउंड मिलता है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलता है, जैसे कि NaClO3, जिसे हम सोडियम क्लोरेट भी बोल देते हैं। ठीक है बच्चों, और इस टाइप की रिएक्शन को डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि देखो एक ही क्लोरीन का इधर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और एक ही क्लोरीन का इधर रिडक्शन भी हो रहा है। ठीक है, तो ये डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन भी है। बैलेंस वगैरह तुम लोग कर लेना। अब क्लोरीन का एक और यूज़ होता है कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में कैसे, हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, जिससे स्लेग लाइम भी बोलते हैं, क्लोरीन के साथ मिलाते हैं, हमें क्या मिल जाता है, COCl2, जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, साथ में पानी मिल जाता है। और ये ना एक यूनिट है, एक्चुअली इसका जो कंपाउंड होता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट एक बेसिक सी यूनिट क्या है इसकी, COCl2, जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर बोल देते हैं। ये तुम्हें 10th में भी पढ़ा होगा। ठीक है, हम इसकी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन कराएं, जैसे हाइड्रोकार्बन वगैरह के साथ, तब क्या होता है, क्लोरीन की रिएक्शन जब कराएं,
तो देखो अगर हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेते हैं कि जैसे तुम्हारा CH मीथेन हो गया, इथेन हो गया, तो इसके अंदर क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाती है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है क्लोरीन से। जैसे CH4 लिया मीथेन, Cl2 से रिएक्ट करा है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हमें क्या मिल गया, CH3Cl मिथाइल क्लोराइड प्लस में HCl। एक हाइड्रोजन था वो क्लोरीन के साथ, क्लोरीन से उसने जगह बदल ली, इसे इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। या फिर अगर हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं बच्चों, डबल बॉन्डेड, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन। उसके अंदर क्या होता है, अगर हम रूम टेम्परेचर पे अगर क्लोरीन से रिएक्शन कराएं तो एडिशन रिएक्शन हो जाती है कि क्लोरीन, एक क्लोरीन दोनों कार्बन पे जाके चिपक जाता है 1,2 डाइक्लोरोइथेन। ठीक है बच्चों, सिंपली कुछ ये प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसे अच्छे से देखेंगे, 11th में अगर तुम्हें पढ़ा होगा तो तुम्हें अच्छे से आता ही होगा ऑलरेडी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि जो तुम्हारी गीली क्लोरीन होती है ना, मॉइस्ट क्लोरीन यानी कि थोड़ी वेट क्लोरीन, उसका बढ़िया ऑक्सीडेशन नेचर होता है। इसका रीज़न क्या है कि जैसे ही Cl2 पानी के साथ मिलती है क्या फॉर्म कर लेती है, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl प्लस में नेसेंट ऑक्सीजन। अब तुमको मालूम है कहीं भी नेसेंट ऑक्सीजन निकलेगा तो बढ़िया तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो ठीक है, जैसे हम गीली क्लोरीन को लेते हैं, किसी का रिएक्ट कराते हैं, वो सामने वाले का बहुत बढ़िया ऑक्सीडेशन कर देती है। ठीक है, तो गीली क्लोरीन एक बहुत बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करती है। ठीक है, तो हमने कुछ रिएक्शन देख ली, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हमने सल्फर डाइऑक्साइड ली SO2, जैसे हमने इसे क्लोरीन के साथ, गीली क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराया, H2O प्लस में Cl2 के साथ रिएक्ट कराया, हमें क्या मिल गया, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस में HCl। जैसे I2 के साथ रिएक्ट कराया, हमें क्या मिल गया, HiO3 आयोडिक एसिड प्लस में HCl। Fe2 प्लस के साथ रिएक्ट कराया, क्या मिल गया, Fe3 प्लस में HCl। हर किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, हर किसी में ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो एक बहुत बड़ी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है तुम्हारी गीली क्लोरीन। ठीक है, और जो तुम्हारी वेट क्लोरीन होती है वो ना बच्चों, उसका बहुत अच्छा ब्लीचिंग नेचर होता है। कि ब्लीचिंग मतलब जैसे मान लो कहीं कुछ जैसे कुछ मिट्टी विट्टी लग रही है, यानी कि सामने वाले को साफ़ सुथरा कर देती है। जैसे वुड इंडस्ट्री वगैरह में यूज़ होती है, जैसे पेपर वेपर जैसे वुड पल्प से बनते हैं ना, तो वुड पल्प जैसे गंदा वगैरह होता है तो हम इसे गीली क्लोरीन का रिएक्ट कराएं तो वो एकदम साफ़ कर देता है। ठीक है, जैसे मान लो कोई भी तुमने कलर सब्सटेंस लिया, उसे गीली क्लोरीन के साथ मिलाया तो एकदम हमें कलरलेस सब्सटेंस मिल जाता है, यानी कि इतना तगड़ा इसका ब्लीचिंग नेचर होता है। तो ठीक है, क्लोरीन और जो तुम्हारी मॉइस्ट क्लोरीन होती है उसका ब्लीचिंग नेचर होता है और साथ में बहुत बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि नेसेंट ऑक्सीजन ये प्रोड्यूस करती है। ठीक है, जब भी पानी के साथ मिलती है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए ये बहुत बढ़िया ब्लीचिंग एजेंट होती है और इसका साथ ही साथ बहुत बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग नेचर भी होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं तुम्हारी कुछ यूजेस की इसकी। सबसे पहले तो बच्चों ये वुड पल्प वगैरह में, इंडस्ट्री में जैसे पेपर वगैरह बनते हैं ना, उसके अंदर वुड पल्प वगैरह होता है तो उसके अंदर उसको ब्लीच करने के लिए काम आती है, कि उसको साफ़ करने के लिए काम आती है। और बहुत सारे डाइस, ड्रग्स वगैरह बनाने में भी क्लोरीन का काम आता है। बहुत सारी लैब वगैरह में भी काम होता है और साथ ही साथ कुछ पॉइजनस गैसेस बनाने में भी इसका काम होता है। जैसे फोर्जिन हो गई COCl2, टीयर गैस CCl3NO2, तुमने देखा हो ना आंसू गैस, वो CCl3NO2 होती है, तो उसमें भी इसका यूज़ होता है। या फिर मस्टर्ड गैस ClC2H4H3 2H4Cl, मस्टर्ड गैस। कुछ जहरीली पॉइजनस गैसें बनाने में भी क्लोरीन का काम होता है। ठीक है बच्चों, अब बात कर लेते हैं अगले केमिकल कंपाउंड हाइड्रोजन क्लोराइड की। बच्चों एक ना एक कलरलेस एंड पंजेंट स्मेलिंग गैस होती है। HCl क्या है, एक गैस है जो कि कलरलेस होती है, इसकी स्मेल काफ़ी तीखी होती है। ठीक है, और इसका एक्व सॉल्यूशन जो होता है, अगर हम इसे पानी में मिला दें तो एक बहुत बढ़िया एसिडिक नेचर शो करता है। और एक HCl बहुत बढ़िया पानी के अंदर सोल्यूबल होती है। ठीक है, और जो एक्व सॉल्यूशन होता है HCl का, यानी कि जब हम HCl को पानी के अंदर डाल देते हैं तो उसे हम क्या बोल देते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है बच्चों, अब इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, सिंपली नमक लो, सल्फ्यूरिक एसिड डालो, 420 केल्विन टेम्परेचर को, हमें क्या मिल जाएगा, NaSO4 प्लस में HCl। या फिर NaSO4 लो प्लस में NaCl, नमक लो, 830 केल्विन पे हीट करो, हमें क्या मिल जाएगा, Na2SO4 प्लस में HCl। सिंपली हमें HCl मिल जाती है। अब इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। जैसे हम इसे पानी में मिलाते हैं हमें क्या मिल जाता है, H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन प्लस में क्लोरीन। इसी हाइड्रोनियम आयन की वजह से एसिडिक नेचर शो करती है। और ना बच्चों HCl का डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट बहुत बढ़िया होता है। डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट बहुत बढ़िया होगा, बहुत सारे H प्लस निकलेंगे, इसलिए बहुत अच्छी एसिडिक नेचर की होती है। ठीक है बच्चों, अमोनिया के साथ जैसे इसे रिएक्ट कराते हैं क्या बना लेती है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, जो कि वाइट फ्यूम के साथ निकलती है। अब देख लेते हैं एक्वा रिजिया, कि अगर हम मान लो 3 पार्ट HCl लें, 3 पार्ट हाइड्रोजन क्लोराइड लें प्लस में 1 पार्ट HNO3 लें, यानी कि मान लो तुमने 3:1 के अंदर HCl और HNO3 को ले लिया कंसनट्रेटेड को, जो हमें सॉल्यूशन मिलता है उसे क्या बोलते हैं, एक्वा रिजिया बोलते हैं। बच्चों तुम्हें मालूम है गोल्ड प्लेटिनम को कोई भी एसिड नहीं डिसॉल्व कर सकता, यानी कि तुम गोल्ड को, प्लेटिनम को किसी भी एसिड में डाल दो, कितने भी कंसनट्रेटेड एसिड में डाल लो, बट उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1% फ़र्क नहीं पड़ेगा उसे। बट हाँ, जैसे ही एक्वा रिजिया में डालते हैं तो गोल्ड और प्लेटिनम भी डूबने लगते हैं, वो रिएक्ट करने लगते हैं, डिज़ोल्व होने लगते हैं एक्वा रिजिया के अंदर। ठीक है, तो एक्वा रिजिया एक ख़तरनाक तरीके का एसिड है जो किससे मिलकर बनता है, HCl और HNO3 से। 3 पार्ट HCl 1 पार्ट HNO3 मतलब, और मान लो तुमने जैसे
75 ml HCl लिया है तो तुम्हें 25 ml HNO3 लेना पड़ेगा, यानी कि कुछ इस तरह की कहानी, ठीक है। और एक्वा रीजर यूज फॉर डिजॉल्विंग नोबल मेटल्स लाइक गोल्ड प्लेटिनम बाय फॉर्मिंग देयर सोल्यूबल सॉल्ट। ये डिजॉल्व किस तरह से करती है, जैसे मान लो तुमने एक्वा रीजिया के अंदर गोल्ड को डाल दिया तो क्या होगा, एक्वा रीजिया जो होगी ना गोल्ड के साथ कुछ कंपाउंड बना लेगी, कुछ कॉम्प्लेक्स बना लेगी, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, जो कि एक्वा रीजिया के अंदर सोल्यूबल होता है, ठीक है। इस वजह से एक्वा रीजिया इन सब कंपाउंड को डिसॉल्व कर लेता है। जैसे रिएक्शन देख लो के अंदर, जैसे हमने गोल्ड को डाला, अब एक्वा रीजिया के अंदर देखो स्ट्रॉन्ग एसिड है, डिसोसिएटेड फॉर्म में पड़ा रहेगा, तो H+ भी होंगे, Cl नेगेटिव भी होंगे, NO3 नेगेटिव भी होंगे। तो जैसे हम गोल्ड को एक्वा रीजिया के अंदर डाला तो हमें क्या मिल जाता है, AuCl4 नेगेटिव प्लस में NO, ठीक है, प्लस में H2O। NO एक गैस होती है, ठीक है, जो हमने पढ़ी हुई थी ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन में, ठीक है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स हमें मिलता है बच्चों, सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है बच्चों। ये सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स होता है, एक्वा रीजिया में बढ़िया तरह घुल जाता है। अब देख लेते हैं रिएक्शन विद सॉल्ट ऑफ वीकर एसिड, कि जो भी वीक एसिड से मिलके सॉल्ट बने होते हैं उनकी जैसे हम HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं हमें क्या मिलता है, नमक प्लस में H2O प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और मान लो Na2CO3 की जगह Na2SO3 होता तो हमें क्या मिल जाता, SO2, ठीक है बच्चों, CO2 की जगह SO2। सिंपल रिएक्शन है। सॉल्ट्स ऑफ वीकर एसिड बच्चों कौन से होते हैं, जो वीक एसिड से मिलके बने। Na2CO3 मालूम है किससे मिलके बना है, NaOH प्लस में H2CO3। H2CO3 एक वीक एसिड है और NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, इसलिए हमने क्या बोल दिया इसे, सॉल्ट ऑफ वीकर एसिड, ठीक है बच्चों। अब देख लेते हैं रिएक्शन ऑफ आयरन विद HCl, कि आयरन जो है हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है बच्चों। जैसे Fe को HCl के साथ मिलाते हैं हमें क्या मिल जाता है, फेरस क्लोराइड FeCl2 प्लस में हाइड्रोजन गैस। अब कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि भैया हमें FeCl3 क्यों नहीं मिलता, तो इसका रीज़न क्या है, जैसे ही FeHCl के साथ रिएक्ट करता है ना हमें FeCl2 मिलता है, साथ में जो हाइड्रोजन गैस निकलती है ना वो Fe पे आके चिपक जाती है। Fe पे आके चिपक जाएगी तो इसकी फर्दर रिएक्शन नहीं हो पाती, इसलिए जो FeCl2 फॉर्म हुआ है FeCl3 में कन्वर्ट नहीं हो पाता, ठीक है। हाइड्रोजन गैस आयरन पे आके चिपक जाती है और फर्दर रिएक्शन नहीं होने देती। तो देखो बच्चों, फेरिक क्लोराइड FeCl3 डजंट फॉर्म in this reaction because hydrogen gas liberated sticks on the surface of iron and prevent the formation of FeCl3 फेरिक क्लोराइड, ठीक है। अब यूजेज देख लो हाइड्रोजन क्लोराइड के, सबसे पहले तो क्लोरीन बनाने में काम आती है और साथ साथ मेडिसिन पर्पज से बहुत सारी केमिकल लैब्स में भी HCl का यूज़ होता है, काफ़ी जगह यूज़ होता है, बट हम लिमिटेड यूज़ देख रहे हैं। अब देख लेते हैं ऑक्सो एसिड ऑफ हेलोजेंस, कि हेलोजेंस के कौन कौन से ऑक्सो एसिड पॉसिबल है। ऑक्सो एसिड बच्चों कौन से होते हैं, सिंपली वही जिसके अंदर ऑक्सीजन हो। हेलोजन कैसे एसिड, जिसके अंदर एक ऑक्सीजन प्रेजेंट हो और हाँ साथ साथ हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होना चाहिए। हाइड्रोजन तो प्रेजेंट होगा तभी तो एसिडिटी शो करेंगे, है ना। तो देखो फ्लोरीन के कौन कौन से एसिड नोन है, फ्लोरीन का सिर्फ एक ही ऑक्सो एसिड नोन है HOF, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हाइपोफ्लोरस एसिड। इसका रीज़न क्या बच्चों, हाइड्रोजन, इसका रीज़न क्या बच्चों, फ्लोरीन ना बड़ा छोटा एलिमेंट है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बड़ी हाई है, तो ये ऑक्सीजन के साथ इतना बढ़िया तरह रिएक्ट नहीं कर पाता और ये बहुत सारे बॉन्ड नहीं बना पाता। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि छोटा साइज़ है तो इतने सारे बॉन्ड बनेंगे तो बेचारे की क्या हालत होगी, है ना इसके अंदर डी ऑर्बिटल होते हैं, तो इस वजह से सिर्फ और सिर्फ ये एक ही ऑक्साइड, एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है जिसे बोलते हैं हाइपोफ्लोरस एसिड HOF। अब बात कर लेते हैं क्लोरीन के कुछ ऑक्सो एसिड की, जैसे HOCl हो गया, HClO2 हो गया, HClO3 हो गया, HClO4 हो गया। इसको ना कोई ऐसे भी लिख देता है HOClO, HOClO2, HOClO3, दोनों तरीके से ठीक है, ठीक है। HOCl को क्या बोलते हैं हाइपोक्लोरस एसिड, HClO2 को क्या बोलते हैं क्लोरस एसिड, HClO3 को क्या बोलते हैं क्लोरिक एसिड और HClO4 को क्या बोलते हैं बच्चों पर क्लोरिक एसिड, ठीक है। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह भी हमने निकाल रखी है, तो इनकी शेप वगैरह देख लो सिंपली कैसे होती है। देखो इसके अंदर एक OH तो होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक OH लगाओ, जैसे इधर ऑक्सीजन है Cl है, ऑक्सीजन के साथ Cl लगाओ, एक H लगाओ, बैंड शेप है, बन गई बात। अब इसके अंदर क्या है देखो HClO2, एक OH लगाओ, दूसरा डबल बॉन्ड O लगाओ, तो बन गई बात, बैंड शेप हो गई इसकी, ठीक है। इसका देख लो, इसके अंदर भी सिंपली क्या करो, एक OH लगाओ, बाकी बचे दो ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड O लगा लो। इसकी शेप कैसी होती है पिरामिडल, यानी कि पिरामिड जैसी इसकी शेप होती है। इजिप्ट के जैसे पिरामिड होते हैं ना, कुछ इस तरह की उसकी शेप होती है। अब HClO4 में वही काम करो, एक OH लगा दो, बाकी डबल बॉन्ड O लगा दो। इसकी शेप कुछ टेट्राहेड्रल होती है, सिंपल शेप है बच्चों, एक आध बार प्रैक्टिस करोगे तुमसे हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़, कभी क्या होता है इन ऑक्सो एसिड की एसिडिटी कंपेयर करवा देते हैं, वो कैसे देखो बच्चों, एसिडिटी हम कैसे जज करेंगे, किसी की जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी ना वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। जिसकी जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो इतना ज़्यादा एसिडिक होगा, क्यों, क्योंकि जैसे हमने एसिड को पानी के अंदर डाला हमें क्या मिलेगा H+ और साथ में ClO4 नेगेटिव, ठीक है, ClO4 नेगेटिव, ठीक है। जो एक नेगेटिव चार्ज है वो 4 ऑक्सीजन पे घूमता रहेगा, तो जितना बढ़िया रेजोनेंस होगा उतना ज़्यादा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा, और जितना ज़्यादा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होता है उतनी ज़्यादा एसिडिटी होती है, ठीक है। तो इन एसिड की जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी बच्चों उतना ज़्यादा हमारा क्या होगा,
एसिडिक नेचर होगा। तो ग्रेटर द ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रेटर द एसिडिटी एज फॉर्मिंग कोंजुगेट बेस इज स्टेबल ड्यू टू हायर रेजोनेंस। ठीक है, अगर मान लो कि अगर डिफरेंट हेलोजन के बीच में कंपेयर कराएं तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ज़्यादा उसका एसिडिक नेचर होगा। क्यों? क्योंकि देखो जो भी कंजुगेट बेस होगा उसको हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट स्टेबल कर लेगा, तो इस वजह से उसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी। एज हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजन स्टेबल द कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्गर द एसिड। तो HOCl की सबसे ज़्यादा, उससे कम HOBr की, उससे कम HOI की सिंपली। ठीक है, अब देखते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। इंटर यानी कि जब दो हेलोजन आपस में रिएक्ट करें, जब दो डिफरेंट हेलोजन आपस में रिएक्ट करते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? इंटर हेलोजन कंपाउंड। अब ये कितने तरीके के होते हैं? जैसे मतलब एक हेलोजन के साथ एक ही जुड़ा हुआ है, एक हेलोजन के साथ 3 हेलोजन जुड़े हुए हैं, तो देखो किस किस तरीके के हो सकते हैं? X3 X5 कुछ इस तरह के होते हैं। वे एग्जांपल देखेंगे तुम्हें समझ आएगा। इसका मतलब यानी कि एक हेलोजन के अराउंड अलग 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। इसका मतलब एक हेलोजन के अराउंड अलग 5 तरह के हाइड्रोजन, अलग 5 तरह के हेलोजन जुड़े हुए हैं। ठीक है, एग्जांपल देख लो इंटर हेलोजन कंपाउंड के। IF7 हो गया, ClF3 हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो बच्चों जो X है ना, ये एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि लार्जर एटम को। ठीक है, लार्जर एटम को या तुम्हारे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को, या यूँ बोल लो सेंट्रल एटम को। और X डैश किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? स्मॉलर एटम को। ठीक है, या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को, क्योंकि जिसका छोटा साइज होगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ज़्यादा होगी ना बच्चों। मतलब क्या है कि जैसे मान लो एक बड़े इसका मतलब क्या है? X-3 का मतलब क्या है कि एक बड़े हेलोजन के अराउंड 3 छोटे छोटे हेलोजन जुड़े हुए हैं। ठीक है, X डैश क्या है कि छोटे छोटे हेलोजन जुड़े हुए हैं एक बड़े हेलोजन के अराउंड। X क्या है? बड़ा हेलोजन, सेंट्रल हेलोजन भी जिसे बोल देते हैं। अब एग्जांपल देखेंगे तुम्हें चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। देखो प्रिपरेशन देख लो किस किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं इनको। क्लोरीन प्लस में फ्लोरीन को तुम मिलाओगे 437 केल्विन पे, हमें क्या मिल जाएगा? ClF। ठीक है, क्लोरीन प्लस में फ्लोरीन को मिलाया 573 केल्विन पे, हमें क्या मिलेगा? ClF3। जिसके अंदर क्लोरीन क्या है? बड़ा एटम है जिसकी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। फ्लोरीन क्या है? छोटे छोटे एटम है, बड़े एटम के अराउंड छोटे छोटे एटम जुड़े हुए हैं। कुछ इस तरह की बात है। ब्रोमीन प्लस में फ्लोरीन को मिलाओगे जो कि डाइल्यूटेड होगी, हमें क्या मिलेगा? BrF3। ब्रोमीन प्लस में फ्लोरीन को मिलाओगे जो कि और कंसनट्रेटेड लोगे, हमें क्या मिलेगा? BrF5। Br क्या है? X है जो कि बड़ा एटम है ना, जिसके अराउंड छोटे छोटे X डैश फ्लोरीन टाइप के एटम जुड़े हुए हैं। कुछ इस तरह की बात है। अगर हम आयोडीन और क्लोरीन को मिलाएंगे इक्वल रेशो में तो हमें क्या मिलेगा? ICl। और क्लोरीन को एक्सेस में ले लेंगे, हमें क्या मिलेगा? ICl3। आई क्या है? बड़ा एटम है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, क्लोरीन छोटे छोटे एटम जुड़े हुए हैं। तो अब देखो ना, कभी कभी ना क्वेश्चन वगैरह पूछ लेते हैं कि बताओ IF5 की ज्योमेट्री क्या होगी, शेप क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। ऐसी ऐसी बात कभी कभी पूछ लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक ना ट्रिक देखते हैं जिससे तुम्हें कभी दिक्कत नहीं आएगी। मतलब ये मैक्सिमम केसेस के अंदर ये वाली ट्रिक फॉलो हो जाती है। इसे तुम हाइब्रिडाइजेशन निकाल लोगे, लोन पेयर निकाल लोगे, ज्योमेट्री निकाल लोगे। ठीक है, एक बार तुम्हें थोड़ी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होगी, फिर तुम कोई भी केमिकल कंपाउंड आएगा मैक्सिमम केस में ये वर्क करती है। तो देखो किस तरह से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। मे बी तुम्हें थ्योरी इसकी थोड़ी डिफिकल्ट लगे, बट अब जब हम एग्जांपल करेंगे तुम्हें लिटरली बहुत ज़्यादा इजी लगेगा। ज़रा देखना। सबसे पहले क्या करो, जो भी केमिकल कंपाउंड दिया है उसके टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो। ठीक है, जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करे, अगर वो 8 है या फिर 8 से कम है तो क्या करो बच्चों? 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, इतना काम करो। अगर बच्चों वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 8 से ज़्यादा हैं तो उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को 8 से डिवाइड कर दो। अगर बच्चों वैलेंस इलेक्ट्रॉन 56 से ज़्यादा है तो उसको तुम 18 से डिवाइड कर दो। इसी बात को हमने लिखा भी हुआ है कि इफ़ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 8 और लेस देन 8 डिवाइड बाई 2। इफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर ग्रेटर देन 8 देन डिवाइड बाई 8। बच्चों कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो 14 आया और 14 को तुमने 8 से डिवाइड करा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा, जो भी रिमाइंडर बचेगा उसे 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, उसे रख लो। ठीक है, अभी इतना काम करना है। इफ़ रिमाइंडर लेफ्ट डिवाइडेड बाई 2 एंड देन एट फर्स्ट एंड सेकेंड रिजल्ट। जो फर्स्ट डिवाइड करके रिजल्ट आया और जो रिमाइंडर का डिवाइड करके रिजल्ट आया, उन दोनों को ऐड कर दो। ठीक है बच्चों, अभी आगे बढ़ेंगे तुम्हें और समझ आएगा। ठीक है, और अगला काम क्या करना है, अगर मान लो न्यूट्रल एटम है तो बहुत बढ़िया, और मान लो उस पर कोई चार्ज है, जैसे मान लो पॉजिटिव चार्ज है, +2 चार्ज है, +3 चार्ज है, तो उस हिसाब से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को माइनस करते जाओ। अगर उस पर -1 चार्ज है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, और उस पर -2 चार्ज है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। कुछ इस तरह की बात। ठीक है, हमें डिवाइड करके रिजल्ट मिला है ना, उसे हम बॉन्ड पेयर भी बोल सकते हैं। ठीक है, कि जो भी उसे हमें रिजल्ट मिला उसे हम बॉन्ड पेयर भी बोल सकते हैं। अगर मान लो हमारा रिजल्ट या बॉन्ड पेयर आए 2 तो हमारी हाइब्रिडाइजेशन होगी Sp। अगर हमारे बॉन्ड पेयर आए 3 तो हमारी हाइब्रिडाइजेशन होगी Sp2। अगर आया 4 तो हाइब्रिडाइजेशन Sp3, क्योंकि पी के अंदर मैक्सिमम 3 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, अगर हमारा बॉन्ड पेयर आए 5 तो हमारी हाइब्रिडाइजेशन होगी Sp3d, और 6 आए तो Sp3d2, 7 आए तो Sp3d3। ठीक है, अब लोन पेयर कैसे निकाल सकते हैं बच्चों? जो भी बॉन्ड पेयर आया, हमारा रिजल्ट आया, उसमें से तुम साइड एटम को माइनस कर दो तो हमें लोन पेयर मिल जाएंगे। ठीक है, और इन नोट डाल के हमने ये भी लिख रखा है कि अगर 56 से ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे तो हम 18 से डिवाइड कर देंगे, बट ये रेयरेस्ट केस है।
ठीक है, एग्जांपल देखो तुम्हें समझ आएगा। जैसे मान लो हमने ClF3 हमें गिवन है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बच्चों इसके, क्लोरीन के भी 7 होते हैं, फ्लोरीन के भी 7 होते हैं, तो क्लोरीन के 7 प्लस में फ्लोरीन के 7 इंटू में 3 21, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 28। अब इसकी वैल्यू 8 से बड़ी है तो हम इसे डिवाइड कर देंगे 8 से। ठीक है बच्चों, तो हमारा रिजल्ट इधर से डिवाइड क्या आ गया 3, डिवाइड करके रिजल्ट आ गया 3। अब हमारे पास बच्चों 4 की 28 तो पूरा डिवाइड नहीं होता, तो अब इस 4 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, हमें क्या आ गया 2। तो 3 + 2 को ऐड कर दिया तो हमें क्या मिल गया बॉन्ड पेयर 5, बॉन्ड पेयर 5 मिल गया, यानी कि हमारी हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी बच्चों sp3d। लोन पेयर कितना आ गया, जो भी हमारा बॉन्ड पेयर आया उसमें से साइड आइटम माइनस कर दो, हमें लोन पेयर मिल जाएगा। बॉन्ड पेयर आया 5 और हमारे साइड आइटम कितने हैं 3, तो हमें लोन पेयर 3, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन ClF3 की कितनी होगी sp3d, लोन पेयर होंगे 2। स्ट्रक्चर शेप देखें बच्चों, स्ट्रक्चर शेप ना अभी 5 मिनट बाद देखेंगे, अभी इसको भी के लिए छोड़ते हैं। अब ऐसी NH3 अमोनिया का देख लो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, नाइट्रोजन पे 5, हाइड्रोजन पे 3, एक हाइड्रोजन पे 1, तो टोटल कितने हो गए 8। अब देखो ये इक्वल टू 8 है तो हम इसे किससे डिवाइड करेंगे 2 से, 2 से जैसे डिवाइड करा बच्चों हमें क्या मिल गया आंसर 4। ठीक है, 4 मिलेगा, यानी कि बॉन्ड पेयर कितने हो गए 4। तो हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी बच्चों sp3, उसमें से देख लेना। ठीक है, लोन पेयर कितने हो गए, बॉन्ड पेयर हैं 4 और हमारे पास साइड आइटम कितने हैं 3, तो हमारे पास लोन पेयर कितना हो गया 1। ठीक है बच्चों, स्ट्रक्चर ज्योमेट्री अभी देखेंगे, अभी फिर से आएंगे। सिमिलरली IF5 का देख लो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल कितने आ जाएंगे बच्चों इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 42। ठीक है, डिवाइड करो 42 से, 8 से ज़्यादा तो 8 से डिवाइड करो, तो हमें क्या मिल गया 40। ठीक है, डिवाइड करके 5 हमें रिजल्ट मिला, बचा 2, 2 को इसे 2 से डिवाइड करो तो हमारा रिजल्ट कितना आ गया 6, 5 + 1 6। हाइब्रिडाइजेशन कितनी आ गई sp3d2, लोन पेयर कितने आ गए बच्चों, पेयर 6 और साइड आइटम कितने हैं 5, तो लोन पेयर कितने आ गए 1। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली HCF2 का केस देख लो, जिनोन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 8 नोबल गैस है, फ्लोरीन पे 2, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए बच्चों 22। 8 से डिवाइड करा, रिजल्ट आया 2, बचा रिमाइंडर 6, 2 से डिवाइड करो तो टोटल हमारे बॉन्ड पेयर कितने आ गए 5। हाइब्रिडाइजेशन कितने आ गए sp3d, और लोन पेयर कितने आ जाएंगे बच्चों, बॉन्ड पेयर माइनस में साइड आइटम करो तो लोन पेयर आ गए 3। स्ट्रक्चर शेप अभी देखेंगे। सिमिलरली XeOF4 का देख लो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके कितने आ जाएंगे, Xe के 8, ऑक्सीजन के 6, फ्लोरीन के 4 इंटू में 7। ठीक है, तो टोटल कितना आ गया 42। 8 से बड़ा डिवाइड करो। ठीक है, 8 से बड़ा तो 8 से डिवाइड करो। ठीक है, तो 5 पे गया, बचा रिमाइंडर 2। ठीक है, इधर से हमारा कितना आ गया 1 आ गया, तो टोटल हमारे बॉन्ड पेयर कितने आ गए बच्चों 6 आ गए। हाइब्रिडाइजेशन कितने आ गई sp3d2, लोन पेयर कितने आ गए 1, क्यों, क्योंकि बॉन्ड पेयर है 6, साइड आइटम है 5, तो लोन पेयर हमारे कितने आ गए 1। ठीक है बच्चों, अभी एक एक करके स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री की बात करते हैं। बच्चों स्ट्रक्चर के अंदर तो हम लोन पेयर को इंक्लूड नहीं करते, बट हाँ ज्योमेट्री के अंदर हम लोन पेयर को इंक्लूड करते हैं। स्ट्रक्चर यानी कि क्या, अगर मान लो लोन पेयर ना हो तो किस तरह से दिखेगा, ज्योमेट्री का अगर लोन पेयर हो तो किस तरह से दिखेगा। तो ज्योमेट्री के अंदर तो हम लोन पेयर को इंक्लूड करते हैं, बट स्ट्रक्चर के अंदर हम लोन पेयर को इंक्लूड नहीं करते। अगर मान लो हमारी हाइब्रिडाइजेशन sp है और दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन मतलब कि 2 बॉन्ड बन रहे हैं। जैसे मान लो हमारी हाइब्रिडाइजेशन है sp, ठीक है, तो ये बॉन्ड कितने बनाएगा 2। ठीक है, तो इसकी शेप कैसी होगी लीनियर। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन sp है तो इसकी बॉन्ड पेयर कितने हो गए 2, तो शेप कैसी होगी लीनियर, ऐसे लाइन जैसी। एग्जाम्पल हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। और मान लो कि हाइब्रिडाइजेशन आई हमारी sp2। ठीक है, sp2 यानी कि 3 बॉन्ड बना सकता है, या फिर 2 लोन पेयर रख सकता है, 1 बॉन्ड बना सकता है, या 2 बॉन्ड बना सकता है, 1 लोन पेयर रख सकता है, कुछ इस तरह की कहानी। ठीक है, मान लो इसने 3 बॉन्ड बनाए तो इसकी शेप कैसी हो जाएगी ट्राइगोनल प्लेनर, पंखे जैसी इसकी शेप हो जाएगी। ठीक है, उसका एग्जाम्पल हो गया BF3। और मान लो बच्चों इसने 2 बॉन्ड बनाए, मान लो इसने 2 बॉन्ड बनाता है और 1 लोन पेयर रखता है, तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो तो ट्राइगोनल प्लेनर रहेगी, क्योंकि लोन पेयर है साथ में, बट जो इसकी शेप होगी वो बेंट हो जाएगी। एक बार प्रैक्टिस करोगे, सोच के देखोगे, तुम्हें समझ आएगा। ठीक, अगला केस कौन सा पॉसिबल है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि 4 बॉन्ड है, तो इसकी शेप कैसे हो जाएगी टेट्राहेड्रल, यानी कि मान लो पंखे के ऊपर एक डंडी है और नीचे जो पंखे की डंडियाँ होती है ना, उनको हमने मोड़ रखा है, कुछ इस तरह की शेप होती है ना, जैसे मीथेन अगली। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल दोनों की शेप और ज्योमेट्री हो गई। एग्जाम्पल हो गया CH4 मीथेन। अब अगली केस कौन सा पॉसिबल है, अगर मान लो 3 बॉन्ड बनाए, 1 लोन पेयर रखे, तो इसकी ज्योमेट्री तो बच्चों टेट्राहेड्रल रहेगी, क्योंकि लोन पेयर तो रहेंगे बॉन्ड की जगह, बट इसकी शेप कैसी हो जाएगी बच्चों टेट्राहेड्रल रहेगी, बट शेप कैसी हो जाएगी पिरामिडल, जैसे पिरामिड होते हैं ना इजिप्ट के कुछ इस तरह के। एग्जाम्पल हो गया NH3। अगला केस कौन सा पॉसिबल है कि मान लो कि अगर ये 2 बॉन्ड बनाए और 2 ही लोन पेयर रखे, तो इसकी शेप कैसी हो जाएगी बच्चों बेंट हो जाएगी, मुड़ी हुई। उसकी ज्योमेट्री कैसे रहने वाली है टेट्राहेड्रल। एग्जाम्पल हो गया H2O। अगला केस कौन सा पॉसिबल है, मान लो बस एक बॉन्ड एक ही बनाए लेकिन लोन पेयर कितने रखे 3, तो इसकी शेप कैसी हो जाएगी लीनियर, स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा लीनियर, बट ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल रहने वाली है। एग्जाम्पल हो गया HF। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन कौन सी पॉसिबल है sp3d, या तो 5 के 5 बॉन्ड बना ले तो इसकी शेप कैसी हो जाएगी ट्राइगोनल पिरामिडल।
इसकी शेप कैसी होती है बच्चों, मान लो पंखे की डंडियाँ हैं 3, एक ऊपर डंडी एक नीचे डंडी, कुछ इस तरह की ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप भी ये रहेगी और ज्योमेट्री भी ये रहेगी। एग्जाम्पल हो गया PCl5। अगला केस कौन सा पॉसिबल है, 4 बॉन्ड हो 1 लोन पेयर हो, तो इसकी शेप बच्चों कैसी हो जाएगी, सीसा या बेंटी शेप, और ज्योमेट्री वही ट्राइगोनल बाइपिरामिडल रहने वाली है। एग्जाम्पल हो गया SF4। ठीक है बच्चों, अगला केस कौन सा पॉसिबल है, ये 3 बॉन्ड बना दे 2 लोन पेयर रखते हैं, इसकी शेप कैसी होगी बच्चों, बेंटी शेप होगी या सीसा होगी। ज्योमेट्री कैसे रहने वाली है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। एग्जाम्पल हो गया ICl3। अगला केस कौन सा पॉसिबल है, 2 बॉन्ड बना ले और 3 लोन पेयर रख ले, शेप कैसी हो जाएगी बच्चों, लीनियर, ज्योमेट्री ट्राइगोनल पिरामिडल, और एग्जाम्पल XCF2। अगला हाइब्रिडेशन बच्चों कौन सी पॉसिबल है, sp3d2। 6 के 6 बॉन्ड हों और एक भी लोन पेयर ना हो, तो इसकी शेप कैसी हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल। यानी कि मान लो ऐसे एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड ऊपर लगा निकाल दो, एक बॉन्ड नीचे निकाल दो, कुछ इस तरह की इसकी कहानी होने वाली है। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल होगी SF6। ठीक है, अगला कौन सा केस पॉसिबल है, 5 बॉन्ड हो जाए, एक लोन पेयर हो इसके पास। ठीक है, ज्योमेट्री रहने वाली है ऑक्टाहेड्रल, लेकिन शेप कौन सी हो जाएगी, स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया IF5। ठीक है, अगला केस कौन सा पॉसिबल है बच्चों, 4 बॉन्ड बना ले, 2 लोन पेयर बना ले, तो इसकी शेप बच्चों कैसी हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर, ज्योमेट्री कैसी रहेगी, ऑक्टाहेड्रली। एग्जाम्पल हो गया XCF4। स्क्वायर प्लेनर बच्चों कैसी शेप होती है, जैसे मान लो बीच में XC है, एक इधर F फ्लोरीन जा रहा है, एक इधर फ्लोरीन जा रहा है, एक इधर फ्लोरीन जा रहा है, एक इधर फ्लोरीन, प्लेन में ही पड़े हुए हैं। अगली हाइब्रिडेशन बच्चों कौन सी पॉसिबल है हमारे काम की, sp3d3। इसका केस कौन सा पॉसिबल है, 7 के साथ बॉन्ड पेयर हो। ठीक है, इसकी शेप कैसी होती है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, और ज्योमेट्री भी पेंटागोनल बाइपिरामिडल। एग्जाम्पल होगा IF7। ठीक है बच्चों, इसके अंदर लोन पेयर वगैरह, इसके अंदर भी लोन पेयर वगैरह वाले केस हो सकते हैं, बट वो हमारे अभी काम के नहीं हैं बच्चों। तुम्हें एग्जाम्पल वगैरह याद करने की नीड नहीं है, तुम्हें चाहे तो ज्योमेट्री याद करने की भी नीड नहीं है, अगर तुम ये 4 चीज़ भी याद कर लोगे तो सफिशिएंट रहेगा। 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा दिमाग से सोचोगे बच्चों, डेफिनेटली तुम्हें क्रिस्टल क्लियर चीज़ें हो जाएंगी और तुम्हें फ्यूचर में कभी दिक्कत भी नहीं आने वाली। ठीक है, अभी एक बार पीछे से स्ट्रक्चर शेप की तरफ चलते हैं, तुम्हें समझ आएगा। तो देखो बच्चों, सबसे पहला केस हमने कौन सा देखा, ClF3 का। इसके अंदर हमारी हाइब्रिडेशन कितनी है, sp3d लोन पेयर आए 2। ठीक है, हाइब्रिडेशन आई है sp3d और लोन पेयर आए हैं 2। sp3d से बच्चों ज्योमेट्री कौन सी होती है हमारी, sp3d में ज़रा याद करो, sp3d में हमारी ज्योमेट्री होती है ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, अब ट्रायगोनल बाइपिरामिडल कैसे होती है बच्चों, जैसे मान लो पंखे की डंडियाँ, ऊपर एक डंडी लगा दी, नीचे एक डंडी लगा दी। ठीक है, कुछ इस तरह की। अब उसके अंदर 2 लोन पेयर हैं। अब 2 लोन पेयर को बच्चों हम कहाँ लगाते हैं, उन 2 लोन पेयर को हम इक्वेटोरियल पोजीशन पे लगाते हैं, यानी कि जो पंखे की डंडी वाली पोजीशन होती है उन पे लगाते हैं। अभी ज़रा देखो, ठीक है, कुछ इस तरह से इधर हमने पंखे की डंडियाँ हो गई, एक फ्लोरिन इधर लगा दिया, एक लोन पेयर इधर लगा दिया, एक लोन पेयर इधर लगा दिया, एक ऊपर नीचे फ्लोरिन आने थे ऐसे ऐसे, बट ये थोड़े मुड़ गए, क्यों, क्योंकि लोन पेयर ने बॉन्ड पेयर को रिपल्शन करा। तो कुछ इस तरह की ट्रायगोनल बाइपिरामिडल इसकी ज्योमेट्री है। इसके अंदर लोन पेयर इंक्लूड है। और शेप की बात करें तो इसकी शेप कैसी हो जाएगी, टी, मुड़ा हुआ टी, बैंड टी शेप हो जाएगी। ठीक है, जैसे टी मुड़ा मुड़ा लग रहा है तो इसकी शेप कैसी हो जाएगी, बैंड टी शेप। सीसा शेप भी बोल सकते हैं। सीसा क्या होता है, झूला होता है। ठीक है, जिसके अंदर बैठते नहीं थे, कभी एक कोई इधर बैठा नीचे रुक गया, कोई इधर बैठा नीचे रुक गया, कुछ इस तरह से बैलेंस वाला होता नहीं था, कुछ इस तरह के झूले जैसे इसकी शेप होती है। NH3 देख लो, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, यानी कि ज्योमेट्री कैसी होगी, टेट्राहेड्रल, लोन पेयर आएगा। बट इसकी शेप कैसी होगी बच्चों, शेप कैसी होगी बच्चों, लोन पेयर हटा दो तो हमारी शेप कैसी हो जाएगी, पिरामिडल, जैसे इजिप्ट के पिरामिड होते हैं, कुछ इस तरह की। IF5 का देख लो, sp3d2। sp3d2 में हमने ज्योमेट्री देखी थी ऑक्टाहेड्रल, बट इस पर लोन पेयर कितना है, 1 है, तो लोन पेयर बच्चों कहाँ लग जाएगा, किसी भी ऊपर नीचे वाली डंडी पे लग जाएगा। ठीक है, ज़रा देखो तुम्हें समझ आएगा। ऑक्टाहेड्रल शेप कुछ ऐसी सी होती है। ठीक है, जिसके अंदर फ्लोरीन चारों आइडन के साथ चिपके हुए हैं, एक फ्लोरीन ऊपर है और एक लोन पेयर नीचे लगा दिया। इसकी ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल और स्ट्रक्चर कैसा हो गया, शेप कैसी होगी, स्क्वायर पिरामिडल जैसे। ठीक है, जैसे ये तो स्क्वायर जैसा हो गया, आयोडीन के राउंड फ्लोरीन स्क्वायर की तरह चिपके हैं और एक ऊपर पिरामिड की तरह फ्लोरीन बाहर निकला हुआ है, कुछ इस तरह की कहानी। XCF2 की बात देख लो। ठीक है, sp3d यानी कि ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होने वाली है, बट हाँ 3 लोन पेयर है, तो 3 लोन पेयर 3 इक्वेटोरियल पोजीशन पे लग जाएंगे, फ्लोरीन ऊपर आ जाएगा, तो इसकी शेप लीनियर हो जाती है। तो 4 की बात कर लो, sp3d2 है, ज्योमेट्री कैसी होगी बच्चों, ऑक्टाहेड्रल, यानी कि 4 फ्लोरीन ऐसे प्लेन में रहेंगे, एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या करा, एक ऑक्सीजन को ऊपर लगा दिया, बचा हुआ लोन पेयर नीचे लगा दिया, तो ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल और शेप कैसी होगी, स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, जैसे अभी ऊपर वाले केस में देखा था। सिंपल है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं सिंपली कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड। बच्चों जितने भी इंटर हेलोजन कंपाउंड होते हैं ना, इनकी बॉन्डिंग जो होती है कोवलेंट नेचर की होती है, उनका जो साथ ही साथ डायमैग्नेटिक नेचर होता है, यानी कि जो इनके हायर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड रहते हैं। ठीक है, और जो बच्चों इनका इंटर हेलोजन कंपाउंड का जो बॉन्ड होता है वो वीकर होता है हेलोजन कंपाउंड से। जैसे मान लो क्लोरीन फ्लोरीन का बॉन्ड देखेंगे, वो वीकर होगा एज कम्पेयर टू क्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड। इसका रीज़न क्या बच्चों, इंटर हेलोजन कंपाउंड के बॉन्ड वीक क्यों होते हैं, क्योंकि उनके अंदर ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है। ठीक है, जिसकी वजह से बॉन्ड के अंदर पोलैरिटी आती है, इसलिए बॉन्ड ज़्यादा रिएक्टिव होता है और बॉन्ड स्ट्रेंथ वगैरह वीक हो जाती है। ठीक है,
बॉन्ड इन इंटर हेलोजन कंपाउंड like X dash is weaker than halogen XX bond. It is because higher reactivity and electronegativity of interhalogen compound. ठीक है, रिएक्टिविटी भी ज़्यादा होती है तो और साथ ही साथ उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और साथ ही साथ बच्चों उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी ज़्यादा होता है, इसलिए सामने वाला कंपाउंड इजीली आके रिएक्ट कर जाता है इंटरहेलोजन कंपाउंड के साथ। और साथ ही साथ इंटरहेलोजन के अंदर साइज़ का भी डिफरेंस आता है, इस वजह से भी वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, एग्जांपल देख लो, ICl की जो रिएक्टिविटी होगी I2 से ज़्यादा होगी, BrCl की रिएक्टिविटी Br2 से ज़्यादा होगी। और बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो उल्टी होती है, I2 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा बॉन्ड ICl से, Br2 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा बॉन्ड BrCl से। ऑफकोर्स जिसको जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ तो कम होगी ना। और बच्चों एक नोट डाल के एक बात लिखो कि फ्लोरीन के जो बॉन्ड होते हैं ना वो इंटरहेलोजन कंपाउंड से भी वीक होते हैं। इसका रीज़न क्या है कि फ्लोरीन एटम है तो लोन पेयर के बीच के अंदर रिपल्शन होता है, इसलिए उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक हो जाती है इंटरहेलोजन कंपाउंड से भी। अब बात कर लेते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ इंटरहेलोजन कंपाउंड कि किस तरह से पानी के साथ इंटरहेलोजन कंपाउंड रिएक्ट करते हैं। ये एच कंपाउंड के इंटरहेलोजन कंपाउंड को पानी के साथ रिएक्ट कराते हैं। तो जो छोटा वाला आइटम है ना बच्चों वो तो हाइड्रोजन के साथ जाके जुड़ जाता है, बट जो बड़े वाला आइटम है वो OH के साथ जाके जुड़ जाता है। ठीक है, तो HX डैश फॉर्म हो जाता है, HX हेलाइड और साथ में HOX हाइपो हेलाइड फॉर्म हो जाता है। एग्जांपल देखो, जैसे ICl को हमने पानी के साथ रिएक्ट कराया, ICl I एक बड़ा आइटम है तो इसके साथ क्या जुड़ जाएगा OH, और क्लोरीन एक छोटा आइटम है, छोटा हेलोजन है तो इसके साथ क्या जुड़ जाएगा HCl। कुछ इस तरह से सिंपल रिएक्शन होती है, प्रैक्टिस करोगे समझ आ जाएगी। तो आगे बढ़, अब बच्चों कुछ यूजेस देख लो इंटर हेलोजन कंपाउंड के। सबसे पहले तो ये नॉन एक्वा सॉल्वेंट की तरह काम आते हैं और साथ ही साथ फ्लोरीनेटिंग एजेंट के भी काम आते हैं कि सामने वाले को फ्लोरीन वगैरह देना हो इजीली तो इजीली फ्लोरीन दे देते हैं। अब बात कर लेते हैं ग्रुप 18 एलिमेंट्स की। बच्चों ग्रुप 18 एलिमेंट को हम नोबल गैसेज भी बोलते हैं, साथ साथ रेयर गैसेज भी बोलते हैं। नोबल गैसेज क्यों? क्योंकि बच्चों है ना इजीली रिएक्टिव, क्योंकि इजीली रिएक्ट नहीं करती बाकी अदर एलिमेंट के साथ। और रेयर गैसेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनकी जो अमाउंट है ना जो एटमॉस्फेयर में बहुत कम अमाउंट में मिलती हैं। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन सी गैसेज आती हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन। रेडॉन एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी होता है। ठीक है, और इनको ना एरोजन्स भी बोलते हैं। एरोजन्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो इनके ये मेनली एयर वगैरह में प्रेजेंट होती हैं। अब देखो बच्चों एक क्वेश्चन है, वाई ग्रुप 18 एलिमेंट्स और कॉल्ड नोबल गैसेज? सिंपल सा रीज़न है, क्यों? क्योंकि इनकी जो लास्ट शेल है वो कम्प्लीटली फिल्ड होती है, इस वजह से बहुत कम रिएक्टिव होती हैं, इस वजह से इन्हें नोबल गैसेज बोलते हैं। एटॉमिक प्रॉपर्टी की बात करें, सिंपल वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होती है? NH2 NP6। एग्जाम्पल हो गया 1s2 2s2 2p6, लास्ट शेल भरी हुई है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच्चों इसके अंदर कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। ठीक है, एक अंदर एक्सेप्शन क्या होता है? हीलियम, जिसके अंदर 1s2 जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होती है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो बच्चों इनकी बहुत ज़्यादा हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, यानी कि इनके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी चाहिए होती है। रीज़न क्या? क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टेबल है और टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एंथैल्पी घटती है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि न्यूक्लियस और लार्ज शेल का डिस्टेंस बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना ईजी होता जाता है। एटॉमिक रेडियाई टॉप टू बॉटम बढ़ती है। ठीक है, सेल नंबर वगैरह बढ़ते जाते हैं, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जाता है, इसलिए एटॉमिक रेडियाई टॉप टू बॉटम बढ़ती है। बट हाँ, जो नोबल गैस का एटॉमिक और बच्चों हाँ जो नोबल गैसेस का एटॉमिक रेडियाई ना हाईएस्ट होता है। इसका रीज़न बच्चों सिंपली क्या है? क्योंकि देखो ये अकेली रहने वाली गैस है, तो अकेले रहने वाली गैस है तो किसी के साथ रिएक्ट वगैरह तो करती नहीं है, अकेले रहती हैं। तो इसकी वजह से जो इनका रेडियाई होता है ना, एटॉमिक रेडियाई ना होकर वंडरवॉल रेडियाई होता है, और वंडरवॉल रेडियाई ना एटॉमिक रेडियाई से बड़ा होता है। तो इस वजह से इनकी शेप थोड़ी बड़ी रहती है और अकेली रहती हैं, इस वजह से थोड़ी फैली रखती हैं। तो इस वजह से नोबल गैसेस का जो तुम्हारा एटॉमिक रेडियाई है वो सारे ग्रुप के अंदर सबसे बड़ा होता है। सिंपल रीज़न रख सकते हो, क्योंकि दे हैव वंडरवॉल रेडियाई इंस्टेड ऑफ कोवलेंट रेडियाई। बाकी सबके अंदर तो कोवलेंट रेडियाई होता है और इसके अंदर वंडरवॉल रेडियाई होता है, और वंडरवॉल रेडियाई कोवलेंट रेडियाई के मुकाबले ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें तो बच्चों इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लेना चाहते नहीं है, बट अगर हम इलेक्ट्रॉन को ज़रूरत में देना चाहेंगे तो एनर्जी देके इन्हें देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है और टॉप टू बॉटम घटती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा एटम्स की टॉप टू बॉटम घटती जाती है। अब फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, मोनोएटॉमिक गैसेज होती हैं, अकेले रहने वाली, हीलियम, नियॉन, आर्गन एक्सेट्रा एग्जाम्पल हो गया। इनका कोई ओडोर नहीं होता, कलर नहीं होता, टेस्टलेस गैसेज होती हैं। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा लो होता है। इसका रीज़न क्या है? इनके बीच में वन रोल इंट्रैक्शन होता है, कोई कोवलेंट इंट्रैक्शन, कोवलेंट बॉन्डिंग तो होती नहीं है, वन रोल इंट्रैक्शन होता है, तो इस वजह से इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा कम होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और साथ ही साथ हीलियम का ना एक एक्सेप्शनल नेचर देखा जाता है कि हीलियम ना रबड़ वगैरह के थ्रू, ग्लास वगैरह के थ्रू बहने लगती है, थोड़ी सी इसकी डिफ्यूज़ होने की प्रॉपर्टी होती है। केमिकल प्रॉपर्टी देख लो, इंटरनल तो ये बहुत ज़्यादा कम रिएक्टिव गैसेज होती है। रीज़न क्या है? पूरी की पूरी वैलेंस शेल, वैलेंस ऑर्बिटल पूरे के से भरे रहते हैं पूरे अच्छे तरीके से, और इनकी आयनिक एंथैल्पी बहुत ज़्यादा ही होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है, इस वजह से बहुत लीस्ट रिएक्टिव गैसेज होती हैं। अब बच्चों कभी कभी ना क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भैया जिनॉन का पहला कंपाउंड किसने बताया?
और कैसे बताया। तो जिनोन का पहला कंपाउंड किसने बताया, नील बार्टलेट ने 1962 में। ठीक है, इनिशियली देखा गया कि भैया नोबल गैसेस तो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करती, इसलिए इन्हें शुरू में इनर्ट गैसेस भी बोलते थे। क्यों, क्योंकि पहले देखते थे कि कहीं से कहीं रिएक्ट नहीं कर रही, बट एक बार जब बाद में एक्सपेरिमेंट हुए पता चला कि हाँ ये भी रिएक्ट करती हैं लेकिन बहुत कम करती हैं, इसलिए इन्हें नोबल गैसेस बोलते हैं। तो देखो पता कैसे चला कि ये रिएक्ट करती है। क्या हुआ, नील बार्टलेट ने ना एक रिएक्शन करी और नोटिस करा कि जैसे PtF6 जैसे ही रिएक्ट करता है ना ऑक्सीजन के साथ, तो क्या देता है, O2 पॉजिटिव PtF6 नेगेटिव कुछ इस तरह का आयनिक कॉम्प्लेक्स देता है, जिसके अंदर O2 की ना एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और एक ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है, कुछ इस तरह का कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। उसने देखा कि O2 की आयनाइजेशन एंथैल्पी है 1175। ठीक है, यानी कि इतनी एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है। उसने देखा जिनोन की होती है 1170 किलो जूल पर मोल। तो इसने सोचा जब ऑक्सीजन निकाल सकता है तो क्या जिनोन नहीं निकाल सकता, जबकि इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सेम है। तो जैसे ही उसने PtF6 का रिएक्ट कराया तो उसने देखा कि हाँ जिनोन ने भी इलेक्ट्रॉन को छोड़ा और क्या कंपाउंड फॉर्म करा, Xe प्लस PtF6 नेगेटिव, कुछ इस तरह का कंपाउंड फॉर्म करा। तो इस तरह से आइडिया लगा कि हाँ भैया नोबल गैसेस भी केमिकल रिएक्शन शो करती हैं। ठीक है बच्चों, अब कुछ जिनोन फ्लोराइड के कंपाउंड देख लेते हैं कि पहले तो जिनोन फ्लोराइड प्रिपेयर किस तरह से होते हैं। ठीक है, जब हम जिनोन को एक्सेस में लेते हैं, फ्लोरीन को कम अमाउंट में लेते हैं 673 केल्विन पे, और एक बार टेम्परेचर पे हमें क्या मिलता है, XeF2 सॉलिड। ठीक है, जिनोन को जैसे हम फ्लोरीन के साथ लेते हैं, इस बार फ्लोरीन का रेशियो हम 1:5 रखने वाले हैं और टेम्परेचर 873 केल्विन, प्रेशर 7 बार, तो हमें मिलता है XeF4। अगर हम जिनोन 1 पार्ट लेते हैं और फ्लोरीन का लेते हैं हम 20 पार्ट, यानी कि मान लो 1 ग्राम हमने जिनोन लिया, 20 ग्राम हमने फ्लोरीन लिया, तो हमें क्या मिलेगा, FeX6। टेम्परेचर को स्पेसिफाई रखना पड़ता है 573 केल्विन और 60 से 70 किलो बार टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, कुछ इस तरह की इसकी कहानी होती है। ठीक है, और जो ये होते हैं ना तुम्हारे जिनोन फ्लोराइड, ये बहुत बढ़िया फ्लोरिनेटिंग एजेंट होते हैं कि सामने वाले को इजीली फ्लोरिंग दे देते हैं। जो इनकी रिएक्शन देख लेते हैं पानी के साथ, ये पानी के साथ किस तरह से हाइड्रोलिसिस रिएक्शन करते हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ज़रा देखना। जैसे हम XeF2 को हम पानी के साथ मिलाते हैं, हमें क्या मिलता है, जिनोन प्लस में HF प्लस में ऑक्सीजन। ये जो 2 हाइड्रोजन 2 फ्लोरीन के साथ मिल जाते हैं और जिनोन बेचारे को अकेला छोड़ देते हैं, हमें HF प्लस में ऑक्सीजन गैस मिल जाती है। बट हाँ, जैसे ही XeF4 को हम मिलाते हैं H2O के साथ, हमें क्या क्या मिलता है बच्चों, जिनोन भी मिलता है, हमें HF भी मिल जाता है, हमें ऑक्सीजन भी मिल जाता है, और साथ में हमें क्या मिलता है, XeO3। ये हमें एक्स्ट्रा कंपाउंड मिलता है, इसको ज़रा ध्यान रखना। ठीक है, और अगर हम XeF6 का H2O के साथ बढ़िया तरीके से कम्प्लीटली हाइड्रोलिसिस कराएंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्सेस पानी के साथ, तो हमें क्या मिलता है, XeO3 प्लस में HF। ठीक है, कुछ इस तरह की रिएक्शन होती है। तो कभी कभी ना पार्शियल हाइड्रोलिसिस की बात कर लेते हैं। पार्शियल यानी कि थोड़ा पानी के साथ रिएक्शन करा दी। ठीक है, तो बच्चों अगर एग्जाम में पूछ ले नॉर्मल हाइड्रोलिसिस, तो तुम पार्शियल लिख के आ जाना, चल जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे हमने पानी के साथ मिलाया तो हमें पहले मिलता है XeOF4, एक ऑक्सीजन 2 फ्लोरीन को हटा के आ जाता है और XeOF4 फॉर्म कर लेता है, और साथ में हमें HF मिल जाता है, हाइड्रोजन फ्लोरीन आपस में मिल जाते हैं। ठीक है, फर्दर अगर थोड़ा और ज़्यादा पानी ले लें तो रिएक्शन कैसी होती है बच्चों, तो 2 ऑक्सीजन 4 फ्लोरीन को हटाएंगे, XeO2F2 फॉर्म कर लेंगे, प्लस में 4HF फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन पार्शियल हाइड्रोलिसिस में क्या होती है, XeOF4 प्लस में XeO2F2 प्लस में HF हमें मिल जाता है। कुछ इस तरह की इसकी रिएक्शन होती है, और कुछ स्ट्रक्चर शेप की बात होती है, वो सब हमने ऑलरेडी देख लिया, तो आप लोग उसी से कर लोगे तो बात बन जाएगी। अब ये फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर के साथ किस तरह से रिएक्ट करती है, जैसे मान लो हमने PF5 को XeF2 से रिएक्ट कराया, तो ये बहुत बढ़िया फ्लोरीन एक्सेप्टर होते हैं। ठीक है, और ये बहुत बढ़िया फ्लोरीन डोनर होते हैं, तो इससे फ्लोरीन को लेगा क्या फॉर्म कर लेगा, XeF पॉजिटिव प्लस PF6 नेगेटिव। सिमिलरली SbF5 के साथ रिएक्ट कराया, ये फ्लोरीन दे देगा, XeF3 पॉजिटिव SbF6 नेगेटिव फॉर्म हो जाएगा। यूज़ देख लो अब नोबल गैसेस के। हीलियम बच्चों कहाँ कहाँ काम आती है। ठीक है, हीलियम एक तो नॉन इनफ्लेमेबल गैस होती है और लाइट गैस होती है। ठीक है, तो इसको बैलून वगैरह में, उड़ने वाले बैलून वगैरह में भर लेते हैं। ठीक है, और साथ ही इसे सुपर कंडक्टिंग मैग्नेटिक बनाने में भी काम आती है। ठीक है, जो चीज़ होती है MRI वगैरह में, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। साथ ही साथ जब तुमने देखा होगा सॉल्यूशन चैप्टर में, बिकॉज लो सोल्युबिलिटी ऑफ हीलियम इन ब्लड, ए मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड ऑक्सीजन इज यूज्ड इन डाइविंग एपरेटस यूज्ड बाय सी डाइवर्स। ठीक है, और नियोन और आर्गन का क्या यूज़ होता है बच्चों, नियोन यूज्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब एंड बल्ब, नियोन को डिस्चार्ज ट्यूब और बल्ब वगैरह में यूज़ करते हैं, और आर्गन को यूज़ करते हैं इनर्ट एटमॉस्फेयर, जहाँ पे चाहिए यानी कि कोई रिएक्टिव मामला ना हो। ठीक है, जहाँ पे हमें एटमॉस्फेयर इनर्ट चाहिए हो कि एटमॉस्फेयर रिएक्टिव ना हो, कि जैसे मेटलर्जिकल प्रोसेस होते हैं ना, जहाँ पे हम मेटल का एक्सट्रैक्शन वगैरह करते हैं, वहाँ पे हमें इनर्ट एटमॉस्फेयर चाहिए होता है कि वो मेटल रिएक्ट ना करे। इनर्ट एटमॉस्फेयर बनाने के लिए भी हमारा आर्गन का काम होता है। और जिनोन और क्रिप्टॉन बच्चों का यूज़ होते हैं लाइट बल्ब वगैरह में यूज़ होते हैं। ठीक है बच्चों, और बच्चों हाँ, सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट क्या होती हैं बच्चों, जिनके अंदर लगभग 0 रेजिस्टेंस होता है और बहुत ज़्यादा हाई कंडक्टिविटी में होती है इनकी। ठीक है, तो उसको प्रोड्यूस करने के लिए हीलियम की यूज़ होता है। ठीक है बच्चों, ये सब यूज़ होते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।